बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज हाफिज अवान योर अकाउंटिंग कोच। और जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोगों के जो टॉपिक्स चल रहे थे वो ब्रेक इवन एंड प्रॉफिट एनालिसिस चल रहा था, और उसमें हमने काफ़ी पास पेपर्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। टारगेट ये है कि 2023 तक जो है वो हमने इस सीरीज में जो है वो कवर अप करना है। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज 2017 नवंबर। ठीक है, नवंबर 2017, उसके बाद 2018 है, आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चंस जो है वो इस सीरीज के अंदर हम पास पेपर्स के सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, जो जो इसके अंदर होता है, अब जस्ट हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मजेदार आएंगे, तो उनको हम डीपली एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर क्या बातें बताई जाती है। जैसे कि ये 2017 नवंबर की जो अटेम्प्ट है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का भी ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के पास, तो मजा आ जाए आप लोगों को। रीड कर रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अन्ना हैज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, शी मेक्स सर्किट्स बोर्ड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गेम्स यूजिंग बैच कॉस्टिंग। ठीक है, वो बैच कॉस्टिंग यूज करते हैं, और जो है वो बैचेस के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो है ये मैन्युफैक्चर करते हैं। गेमिंग इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। Anna has recently opened another factory making cases for the electronic games। अब इन्होंने एक और फैक्ट्री जो है वो ओपन की है, और वही इलेक्ट्रॉनिक गेम्स जो है वो बनाएंगे। शी इज कंसिडरिंग क्लोजिंग दिस फैक्ट्री एज द बिलीव्स इट इज अनप्रॉफिटेबल। अब वो ये सोच रहे हैं कि वो अपने बिजनेस को क्लोज कर दें, अपनी फैक्ट्री को क्लोज कर दें, क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि वो अनप्रॉफिटेबल में है, यानी कि उनको लॉस हो रहा है। The following estimated data is available based on the orders for the next 6 months। अच्छा, नेक्स्ट 6 मंथ्स का एस्टिमेटेड डाटा आपको दिया जा रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है 12 है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इनकी 5 है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 21,000 दे दी है, और एस्टिमेटेड डिमांड जो है वो 2,800 यूनिट्स की आपको दी है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। डिमांड ये है 2,800 यूनिट्स की। ठीक है, अब देखते हैं ये डिमांड, अब जो ब्रेक इवन है वो कहाँ पर आकर इनका लाई करता है। ब्रेक इवन ही आपको जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालते हैं। ब्रेक इवन इन यूनिट्स, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है उसको डिवाइड करवा दोगे आप कंट्रीब्यूशन से। फिक्स कॉस्ट आपकी है 21,000। ठीक है, 21,000 फिक्स कॉस्ट है, और उसको हम अगर डिवाइड करवाते हैं हमारा सीएम से, कंट्रीब्यूशन से, तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना होगा। सेलिंग प्राइस में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो 12 - 5 में डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके जो ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 3,000। और जो एस्टिमेटेड डिमांड थी वो इनकी कितनी थी, 2,800। इट मीन्स कि 3,000 और 2,800 इनकी एस्टिमेटेड डिमांड है। मीन्स कि यहाँ पर इनको लॉस हो रहा है ना, क्योंकि ब्रेक इवन इनका 3,000 यूनिट्स पे आ रहा है, और जो डिमांड है इनकी कितनी है मार्केट के अंदर, 2,800 यूनिट्स की। इनके मार्केट के अंदर जो इनके यूनिट सेल हो सकते हैं वो कितने सेल हो सकते हैं, 2,800 मैक्सिमम डिमांड इन्होंने दे दिया आपको। तो 200 यूनिट से ये क्या चल रहा है, अभी शॉर्ट चल रहे हैं मार्केट में। तो एडवाइस कह रहे हैं कि अन्ना को वेदर और नॉट शी शुड क्लोज हिज फैक्ट्री, गिविंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब आप इनको एडवाइस करें, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रीजंस दोनों आपने इनको बताने। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके नोट्स में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मीन्स के ये जो सोल्यूशन है ये साथ साथ मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ जो है वो मैं थ्योरी के भी जो क्वेश्चंस है ना, वो मैं सेपरेटली जो है वो प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो वो मैं आप लोगों को उसके साथ जो हैंडआउट्स होंगे मेरे, जो इसका पीडीएफ होगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैंने आपको कहा है कि ज्वाइन कर लो, नंबर भी दे दिया आप लोगों को, तो उस पर आप लोगों को मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ फाइनेंशियल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। कि
इसमें फाइनेंशियल कंडीशंस में आ सकता है कि आपके पास जो है वो जो means that the production lines should not be closed unless they have a negative contribution, as a fixed cost allocated to it would have to be split between the another two production lines and the profit would turn to a loss. ठीक है, एक ये भी रीजन हो सकता है हमारे पास. The second reason is the production line running in loss may be attracting customers to the profitable one. The production method used to apportion the expenses should be the fairest method. ठीक है, जो आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा एब्जॉर्प्शन का, वहां पे आप प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो आप क्या करते थे, उनको अपॉर्शन करते थे, उनको डिवाइड करते थे. वो मैं भी आप जो है उसको सही तरीके से अपॉर्शन नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको अपने अंदर भी देखना चाहिए, उसके बाद जो है वो फैक्ट्री की क्लोजिंग की बात हो सकती है. नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में नॉर्मल ये होता है कि इससे आपके जो कस्टमर्स हैं या जो आपके सप्लायर्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं. मींस के नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स लाइक नेगेटिव अफेक्ट ऑन द कस्टमर्स एंड सप्लायर्स इन द फ्यूचर ऑपरेशंस ऑफ द रिमेनिंग बिजनेस आर आल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, आपने आगे भी बिजनेस करना है उनके साथ, तो आपका जो रिमेनिंग बिजनेस है मे भी वो आपका डिस्टर्ब हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा जो आपका जो स्टाफ का मोरल है, मींस के लॉस ऑफ स्टाफ मोरल एंड द ओवरऑल रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू क्लोजर शुड आल्सो बी कंसिडर्ड. ठीक है, तो ये कुछ हमारे नॉन फाइनेंशियल रीजंस भी हो सकते हैं. मतलब बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हमने अभी डिस्कस किया. असल क्वेश्चन जो है वो आगे है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 इन माय पीडीएफ में 2018 की अटेम्प्ट है. क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे. अब हम इसको देखते हैं और इसको देखते हुए देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है. डीबी लिमिटेड इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग एंड रिलेटिंग कंपनी. ठीक है, सॉरी रिलेटिंग कह रहा हूँ, रिटेलिंग कंपनी, सॉरी. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. करंट सेलिंग प्राइस पर यूनिट $3.60. Current weekly sales to 2,000 units. ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 45%. कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज ऑन सेल होता है. ठीक है, तो मीन्स कि अगर आप इसका जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसका 45% निकालते हो तो आपका जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा. रिक्वायर्ड मैं आपसे कह रही हूँ, यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन दैट द कंपनी वुड अर्न ओवर द 4 वीक पीरियड. ठीक है, अब आपको जो है वो कंट्रीब्यूशन निकालना है कि कंपनी इस पूरे 4 वीक के पीरियड में, ये 1 वीक के यूनिट्स आपको दिए हुए हैं, बस तो मैं आपको ये बता दूं जो यूनिट्स आपको दिए जा रहे हैं ये 1 वीक के दिए जा रहे हैं 2000, तो 4 वीक के आपको कंट्रीब्यूशन बताना है. सबसे पहले मैं ये कर लूँ कि मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा क्या है उसको मैं फाइंड आउट कर लूँ. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है, मेरी सेलिंग प्राइस जो पर यूनिट है वो है $3.60. इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 45% से, मीन्स के 0.45. तो मेरे पास आई थिंक आ जाएगा 3.60 मल्टीप्लाई बाय 0.45. तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ रहा है कितना, 1.62 पर यूनिट. ये हमारा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है 1.62. ठीक है, अच्छा अब मैं यूनिट जो है कितने सेल कर रहा हूँ पर वीक में, जो यूनिट सेल कर रहा हूँ दैट इज 2000 यूनिट्स. अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 4 वीक्स में, क्योंकि उसने 4 वीक्स का हमसे कंट्रीब्यूशन मांगा, तो 4 वीक्स में मैं कितने यूनिट सेल कर पाऊंगा. तो यूनिट्स 4 वीक, 2000 1 वीक है, तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं 4 से, 8000 हमारे 4 वीक के यूनिट्स आ जाएंगे. ठीक है, अच्छा अब 8000 यूनिट्स है तो कंट्रीब्यूशन 4 वीक का कितना हो जाएगा, 8000 यूनिट्स में सेल कर रहा हूँ,
मल्टीप्लाई करवा दूंगा 1.62 से, तो मेरे पास जो है वो 4 वीक का आ जाएगा 12960। ठीक है, तो मैं इतने यूनिट जो है वो सेल कर पाऊंगा, सॉरी इतनी जो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा 12960 4 वीक का मैंने निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। पर यूनिट 1.62 था और 8000 मैंने 4 वीक्स में सेल किए होंगे, क्योंकि 2000 जो थे वो मेरे वन वीक के थे, तो 4 वीक के 8000 हो गए मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आगे चलते हैं कि आगे आपको क्या बताया जाए। आगे आपको बता रहे हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में चीजें अब मजेदार आ रही हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या बताया जाए। The directors are planning to hold a 4 week price promotion on its most popular product। ठीक है, वो कह रहे हैं डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया, वो प्राइस को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। The directors plan to reduce the selling price of the product by 20%। ठीक है, ओवर द होल 4 वीक। अच्छा, अभी इन्होंने 4 वीक के लिए सेलिंग प्राइस को तो जो है वो अपनी सेल को तो होल्ड किया है, लेकिन उसके बाद वो आपको ये बता रहे हैं कि 20% से ये अपनी सेलिंग प्राइस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि दे फोरकास्ट दैट एडिशनल सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 150% ऑफ द करंट सेल। कह रहे हैं कि जो अब आपकी जो करंट सेल है उससे जो आपकी सेल हो जाएगी वो 150% हो जाएगी। ठीक है, मतलब इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप अपनी सेलिंग प्राइस को यहाँ पे कम कर रहे हो 20% से, तो अब जो आपकी कमिंग जो सेल होगी वो 150% जो है वो आपकी इंक्रीज करेगी। तो उसके बाद कह रहे हैं द कंपनी विल इनकर एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹6000 टू रन द प्रमोशन। ठीक है, लेकिन एक फिक्स कॉस्ट जो है वो कंपनी को बेयर करनी पड़ेगी, दैट इज $6000। द डायरेक्टर फोरकास्ट दैट द यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन एज द करंटली आर। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, वेरिएबल कॉस्ट वो रहेगी। देखो अब इन इन डिसीजन से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देखो सबसे पहली बात तो जो है इनकी जो सेलिंग प्राइस है ये रिड्यूस हो रही है। सेलिंग प्राइस जो है वो अब जो इनकी न्यू सेलिंग प्राइस होगी, न्यू सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी। ऑलरेडी जो उनकी सेलिंग प्राइस थी वो थी इनकी 3.60। तो ये अपनी सेलिंग प्राइस को 20% से क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो मीन्स क्या हो जाएगा, अगर मैं इस 3.60 का 80% निकालता हूँ, क्योंकि 20% से रिड्यूस हो रहा है, 80% निकाल लूँ या 20% निकाल के इसमें से माइनस कर दूँ, एक ही बात है। अब जो मेरी न्यू सेलिंग प्राइस होगी वो हो जाएगी 288। ठीक है, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट के अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगी जो पहले थी। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हो जाएगी हमारी, वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं बताई हुई थी, अच्छा नहीं बताई हुई थी वेरिएबल। ठीक है, कोई जरूरत भी नहीं है हमें वेरिएबल कॉस्ट की। अगर मैं अब कंट्रीब्यूशन निकालता हूँ, अपना कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो 2.88 हमारी न्यू सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 2.88 हमारी न्यू सेलिंग प्राइस है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो हमारा 45% ही है। नहीं, थोड़ा सा चेंज आएगा, एक मिनट इसको देखने दे। 2.88 जो है वो हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में कितना रिड्यूस आया है, अगर आप देखो यहाँ पर
पहले हमारी जो सेलिंग प्राइस थी वो 3.60 थी, अब कितनी हो चुकी है 2.88। तो डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस कितना है 3.60 माइनस 2.88, that is 3.60 minus 2.88, 0.72 का जो है वो हमारा डिक्रीज आया है हमारी सेलिंग प्राइस में, ठीक है। अच्छा, जो हमारा कंट्रीब्यूशन था वो पहले कितना था, पहले जो हमारा कंट्रीब्यूशन था वो था 1.62, लेकिन अब हमारा कंट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। न्यू कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, न्यू कंट्रीब्यूशन क्या होगा, जो पहले कंट्रीब्यूशन था 1.62, जितना डिक्रीज आ रहा है वो मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस कम हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट तो वैसी की वैसी है, तो सारा का सारा इम्पैक्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन पे आ जाएगा। अब वो जो 45% है, अब वो 45% नहीं रहेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि हमने अपनी सेलिंग प्राइस को चेंज कर दिया ना, और वेरिएबल कॉस्ट को हमने वही रखा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो नहीं रही हमारी। हाँ, अगर वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो रही होती तो फिर हम देखते, फिर वो सिनेरियो एक अलग होता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है जो हमारी सेल प्राइस है वो 20% से रिड्यूस हुई है, और वेरिएबल कॉस्ट को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, वो वैसी की वैसी है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा सारा का सारा, मींस के अगर आपने अपनी वेरिएबल कॉस्ट को, सेलिंग प्राइस को कम किया है, तो आपकी कंट्रीब्यूशन जो मार्जिन है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। कितने से कम हुआ होगा, जितने से आपकी सेलिंग प्राइस कम हुई। सेलिंग प्राइस में जो डिक्रीज आया है 0.72 से, तो अगर इसको आप देखो तो न्यू आपका जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आ जाएगा, दैट इज 0.9। अब आपका ये न्यू कंट्रीब्यूशन है 0.9, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो यूनिट्स होंगे अब वो कितने हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपकी जो इसकी वजह से देखो आपने अपना सेलिंग प्राइस को कम किया, अब आप अपने सेलिंग प्राइस को 2.88 पे ले आए हो, मींस के 0.72 से आपने अपने सेलिंग प्राइस को कम किया है। आपने अपने कंट्रीब्यूशन को, प्रॉफिट को भी जो है वो कम कर दिया है, जो कि 1.62 से अब कितना हो चुका है 0.8 हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सेल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वो सेल के हवाले से बता रहे थे कि 150% आपका जो है वो करंट सेल से इंक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स या सेल्स वॉल्यूम अगर मैं देखता हूँ कि न्यू सेल्स वॉल्यूम अब हमारा क्या हो जाएगा, न्यू सेल्स वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा, जो पहले था वो कितना था, पहले हमारा 8,000 का था, ठीक है, 4 वीक्स में। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हो 150% से, तो ये अब आपका आई थिंक 20,000 हो जाएगा सेल्स वॉल्यूम, मेरे ख्याल में। देखते हैं क्या आता है। 150% से इंक्रीज होगा, 12,000 से आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मीन्स कि अब आपका जो सेल्स वॉल्यूम है वो हो जाएगा 20,000। 12,000 से इंक्रीज होगा, ये हमने इंक्रीज निकाला, प्लस जो ऑलरेडी 8,000 पहले वाले थे, क्योंकि करंट तो 150% से इंक्रीज हो रहा है। तो जो अब आपकी न्यू सेल्स वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 20,000 पर वीक। समझ में आ रही है बात, ये वाली बात। देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ, दोबारा से इस तरीके से देखो। एक तो आपका करंट सेल्स वॉल्यूम ये चल रहा है 8,000, 150% से इंक्रीज आया है, यानी कि कितना इंक्रीज आया, 12,000 यूनिट्स का आया। अब जब आपका 12,000 यूनिट्स का इंक्रीज आया, तो पहले ऑलरेडी कितना था, 8,000 था, तो 12,000 से इंक्रीज आया, तो अब आपका जो टोटल हो चुका है वो कितना हो चुका है, 20,000 यूनिट्स हो चुका है। न्यू सेल्स वॉल्यूम अब आपका कितना हो जाएगा, 20,000। क्लियर, ठीक है, क्योंकि 8,000 तो पहले से था, ठीक है। फिर उसके बाद 12,000 का इंक्रीज आया, तो अब आपके जो न्यू यूनिट्स हो जाएंगे जो आप सेल करोगे इन मार्केट, वो कितना होगा, 20,000। तो ये मैंने पहले इंक्रीज निकाला, फिर उसको मैंने इंक्रीज के अंदर जो मेरा प्रीवियस था, जो मैं सेल कर रहा था नॉर्मली 8,000, उसको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया।
अब आ जाओ जरा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में आपसे वो पूछ क्या रहे थे। ये हमने बहुत सारी चीजें निकाली, देखो हमने क्या क्या निकाली। हमने जो है कंट्रीब्यूशन, न्यू कंट्रीब्यूशन निकाल लिया 0.9। ठीक है, वो कैसे निकाला था? हमने न्यू सेलिंग प्राइस निकाली 2.88। ठीक है, और 2.88 और इन दोनों का डिफरेंस लिया, डिक्रीज पता लग गया कि हमें कितना डिक्रीज किया 20%, यानी कि 0.72। और इसका अगर आप, चलो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन अगर मैं वो वाला मेथड बताऊंगा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए। दोनों मेथड से करवाऊंगा तो कंफ्यूजन होगी। लेकिन चलो वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बता देते हैं, क्या पता कुछ बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड हो कि सर अगर इसको इस तरीके से कर लेते, इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि जो आपकी सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी 3.60, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो कि 20% से आपका डिक्रीज हुआ है, तो कितना डिक्रीज हुआ 0.72। 0.72 ये आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कि इतना आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन सेल। जो मैंने पहले निकाल कर फिर डिफरेंस लेके निकाला, ये डायरेक्ट भी निकल सकता था। ठीक है, अच्छा फिर 0.72 आपका डिक्रीज हुआ, तो अब आपका जो कंट्रीब्यूशन, न्यू कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? न्यू कंट्रीब्यूशन पहले जो ऑलरेडी था 1.62 था, इसमें से माइनस कर दो 0.72, तो 0.9 आपका न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा। और जो आपकी सेल्स है, सेल्स आपकी ऑलरेडी 8000 थी, 150% से इंक्रीज आया है, तो न्यू सेल्स वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा? 8000 पे 150% मैंने पहले अप्लाई किया, तो मुझे इंक्रीज का पता लगेगा। फिर मैं क्या करूंगा, 8000 में उस इंक्रीज को क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, ये 12000 इंक्रीज आएगा, फिर मैं इसमें प्लस कर लूंगा 8000। तो जो मेरा न्यू इंक्रीज आया है वो कितना आया है, 20,000। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे आप लोगों को इजी लगे। दोनों मेथड से मैंने बताया। अच्छा अब आगे देखो, रिक्वायर्ड में आपसे क्या कह रहे हैं। रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द टोटल फोरकास्ट यूनिट्स टू बी सोल्ड इफ द डायरेक्ट प्रोसीड विद द प्रमोशन। ठीक है, फोरकास्ट यूनिट आपके कितने होंगे, टोटल फोरकास्ट यूनिट वो अभी हमने निकाल दिए कितने, 20,000 यूनिट्स। ठीक है, दोनों मेथड से निकाल दिए। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एडिशनल प्रॉफिट और लॉस इफ द कंपनी प्रोसीड विद द प्रमोशन। कह रहे हैं कि आप बताओ कि कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा, एडिशनल कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। ठीक है, पहले कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, पहले कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 12,960 का, अगर उस पर चल रही है। और अब कंपनी को जो एडिशनल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कर रहा हूँ एडिशनल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल प्रॉफिट और लॉस। हमें नहीं पता कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। देखो आपका जो करंट या न्यू कंट्रीब्यूशन कितना होगा उसके देखो पहले कैलकुलेशन करो। आपका जो न्यू कंट्रीब्यूशन होगा वो ये होगा कि आपने कितने यूनिट्स जो है वो सेल किए हैं। अब जो आपका है प्रोजेक्टेड 20,000 यूनिट्स, और जो अब आपका जो न्यू सीएम हो चुका है वो कितना हो चुका है, 0.9 हो चुका है। 0.9 आपका हो चुका है, तो 20,000 को अगर मैं 0.9 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 18,000 हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा टोटल। लेकिन अब इसके साथ साथ हमें फिक्स कॉस्ट भी जो है वो बेयर करना पड़ी है ना, उन्होंने बताया था कि अब 6,000 की एडिशनल कॉस्ट जो है वो आपको बेयर करना पड़ेगी, $6,000। अब मैं फिक्स कॉस्ट को भी क्या करता हूँ, लेस करता हूँ, क्योंकि ये एडिशनल कॉस्ट मुझे पे करना पड़ रही है 6,000। तो जो मेरा
एक्चुअल कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन, या इसको आप कह लो कि एडिशनल न्यू प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा। न्यू प्रॉफिट होगा हमारा 12,000 से। और अगर आप पहले का प्रॉफिट देखो, पहले का प्रॉफिट देखो, तो पहले का जो प्रॉफिट आपको हो रहा था जब आपने अगर ये सारे काम नहीं किए थे, तो वो 12,960 का हो रहा था। जो आपका ओल्ड प्रॉफिट था वो था 12,960। ठीक है, कोई फिक्स कॉस्ट हमें नहीं दी हुई थी। अब आपको कितना हो रहा है, 12,000। और ये जो सारे जो डायरेक्टर्स ने जो प्लान्स बताए हैं, अगर इन प्लान्स पर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो अब हमें जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 12,000 का होगा। इट मीन्स के पहले हम सही थे, क्योंकि पहले हमें 12,960 का प्रॉफिट हो रहा था, 960 हम अब जा रहे थे। लेकिन अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें, तो अगर हम न्यू प्लान को अडॉप्ट करते हैं तो हमें 960 का बच्चों क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, अगर हम अपने न्यू प्लान को अडॉप्ट करते हैं तो हमें 960 का क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि पुराना वाला प्लान जो है वो आपको 12,960 दे रहा है। लेकिन अब जो है, अगर आप न्यू प्लान को अडॉप्ट कर रहे हो तो ये आपको 12,000 दे रहा है, 960 का आप क्या कर रहे हो, लॉस। तो ये हमारा एडिशनल प्रॉफिट और लॉस भी हो गया, सी रिक्वायर्ड भी हो गया। अच्छा, अब डी रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज बाय विच करंट यूनिट सेल्स मस्ट इंक्रीज फॉर द प्रमोशन टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन आपसे पूछ रहे हैं, और ब्रेक इवन की भी परसेंटेज वो कह रहे हैं कि कितना परसेंट। देखो, आपको जो है वो प्रॉफिट पर जाना पड़ेगा, कितने यूनिट्स आपको सेल करना पड़ेंगे, और ये इन्होंने आपसे पूछा है। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय विच करंट यूनिट सेल्स इंक्रीज फॉर द प्रमोशन। पर वीक तो नहीं कुछ कहा उन्होंने, नहीं। ठीक है, कितने यूनिट्स जो है वो इनको ब्रेक इवन पे लेकर जाएंगे। मेरे ख्याल में पर वीक पूछ रहा है, अगेन रीड कर लेता हूँ। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय विच करंट यूनिट सेल्स must increase for the promotion to break even. Advise the director whether or not they should proceed with the promotion. Justify your। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर वीक नहीं का, लेकिन निकाल लेंगे पर वीक भी हम। अच्छा, ब्रेक इवन जो है वो अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें। ब्रेक इवन के लिए अब आपको बेटा क्या चाहिए होगा, देखो अब आपको जो है, अब आपको जो है, एक तो ये 6,000 कवर करना है। ठीक है, और साथ में आपको ये भी प्रॉफिट 12,960 का कवर करना है। अगर ये नहीं करते, आप 12,000 का प्रॉफिट कवर करते हो, तो आप किस में जा रहे हो, लॉस में जा रहे हो। मीन्स कि आपको ये दो पॉइंट जो है वो कवर करना, 6,000 और 12,960। तो जो भी चीज कवर करनी है उसको आप न्यूमिनेटर पे लिखो। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट आपका है 12,960, और आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, 6,000। ये आपने क्या करना है, कवर। इसको आप डिवाइड करवा दो, जो आपका सीएम है, कंट्रीब्यूशन है, वो कितना है, कंट्रीब्यूशन 0.9, जो हमारा न्यू कंट्रीब्यूशन आया है, दैट इज 0.9। तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम करें, 12,960 प्लस 6,000 एंड डिवाइडेड बाय 0.9। और इसको अगर हम आगे जो भी आंसर होगा उसको अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो पर वीक आ जाएगा, वो ज्यादा बेहतर रह जाएगा, क्योंकि हमें उसने डेटा भी क्वेश्चन के अंदर पर वीक में दिया था। तो डिवाइड बाय 4 कर दें तो 5,200
66.66 आ रहा होगा तो 67 आप इसको कर सकते हो। ब्रेक इवन यूनिट्स, ये आपके रिक्वायर्ड यूनिट्स है। ब्रेक इवन यूनिट्स भी कह सकते हो, या इसको आप रिक्वायर्ड यूनिट भी कह सकते हो कि भाई अब आपको इतना तो चाहिए, पर भी तब जाकर आप अपने प्रॉफिट, पुराने वाले प्रॉफिट को अचीव कर सकते हो कि 6000 की आपकी फिक्स कॉस्ट भी हो, और ये जो पुराना वाला प्रॉफिट है उसको दोनों को प्लस करके 0.9 को हमने डिवाइड कर दिया, 4 से भी डिवाइड कर दो क्योंकि ये पर वीक आ जाएगा, रिक्वायर्ड यूनिट्स पर वीक आ जाएगा। वैसे आप ऑलरेडी कितना जो है वो सेल कर रहे थे पर वीक, आप 2000 यूनिट जो है वो पर वीक क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, घुमा फिरा के उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो दी, बहुत मजेदार है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा फंसते हैं, और जब मैं पढ़ा देता हूँ समझा देता हूँ उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स कहते हैं अच्छा सर ये था, ये चीजें थी इसके अंदर। तो अब देखो इसके अंदर जो है परसेंटेज पूछा हुआ है कि कितना देखो पहले तो ये 2000 पे जो है वो इतना अचीव कर जाते हैं, अब वो कह रहे हैं कि कितना परसेंटेज इनको और इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो अब इन्हें 5267 यूनिट्स जो है वो रिक्वायर्ड यूनिट्स हैं। तो जो प्रीवियस से अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं तो इंक्रीज इन सेल रिक्वायर्ड, इंक्रीज इन सेल्स, इनको कितना रिक्वायर्ड होगा, कितना रिक्वायर्ड होगा कि और इंक्रीज करें। देखो अभी तो इनको जो रिक्वायर्ड है वो है 5267, ये रिक्वायर्ड है। 2000 तो ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चर या सेल कर रहे हैं, ये तो माइनस कर दिया, और इसको मैं डिवाइड करवा दूंगा प्रीवियस ईयर के यूनिट्स के साथ या प्रीवियस प्लान के साथ, 2000 के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो दैट इज योर आंसर 163%। 163% इनको अपनी प्रोडक्शन को या इनको अपनी सेल्स को इंक्रीज करना हो, तब जो है ये अपने रिक्वायर्ड यूनिट्स तक पहुंच सकते हैं 5267। देखो ये जो मैंने काम किया है इस तरीके से किया, रिक्वायर्ड यूनिट ये थे इनके 5267, इनको सेल करना है। लेकिन ये मैंने जो परसेंटेज निकाली है वो ये निकाली है कि कितना परसेंट इनको और अपनी सेल को इंक्रीज करना हो। तो वो कैसे निकाली है, देखो 5267 इनकी टोटल सेल, अब इनको ये सेल करना है, 2000 तो इनका प्रीवियस वाला था वो मैंने माइनस कर दिया, वो तो कर ही रहे हैं नहीं। तो एक्चुअल में ये 3267 यूनिट्स इनको अपनी सेल के अंदर इंक्रीज करना होंगे। देखो टोटल जो इनको यूनिट्स सेल करने हैं वो करने हैं 5267, तो 2000 तो ये ऑलरेडी सेल कर रहे हैं ना, तो मतलब इनको अपनी सेल के अंदर जो न्यू इंक्रीज करना होगा या नए यूनिट्स जो इनको सेल करने होंगे वो कितने सेल करने होंगे, 3267 यूनिट्स इनको सेल करने होंगे एक्सेस। ठीक है, तो न्यूमिनेटर पे मैंने ये लिया है 3267 के जितना इनको एक्सेस करना है, क्योंकि परसेंटेज भी मैं इसी एक्सेस की निकाल रहा हूँ ना कि कितना परसेंट और इनको इंक्रीज करना पड़ेगा। और फिर इसको मैंने डिवाइड करवा दिया, 2000 जो मेरी बेस थी मल्टीप्लाई कर दिया 100, तो ये हमारे पास 163% इनको अपनी सेल को इंक्रीज करना पड़ेगा अगर ये अपने नए प्लान की तरफ जाते हैं। तो ये बेटा पूरा क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया है, अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर इसके बाद आगे रीजंस दिए हुए इन्होंने कि एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसका पर्पस क्या होता है, स्टेट फोर अजम्पशंस ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये मैं अपने हैंडआउट के अंदर आप लोगों को थ्योरेटिकल जो हैंडआउट होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये सोल्यूशन मेरा काम था, समझाना असल में चीज थी, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। बाकी जो है वो थ्योरी है वो मैं अपने नोट्स के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलते हैं अब अपने नए क्वेश्चन की तरफ कि न्यू क्वेश्चन अब हमारा क्या होगा। न्यू क्वेश्चन भी हमारा जो है वो आई थिंक 2018 ही है। चले अब नए क्वेश्चन की तरफ से। जी तो अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर, और नवंबर 2018 की अटेम्प्ट है ये।
देखते हैं अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, कोशिश यही है कि 2023 तक के जितने भी पास पेपर्स हैं उनको हम कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद जो बाद में आते रहेंगे पास पेपर्स में क्वेश्चंस 2024 में 25 में, तो फिर वो उनकी सीरीज के मैं क्वेश्चन जो है वो मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड करता रहूंगा। ठीक है, तो टारगेट यही है कि पूरी प्लेलिस्ट जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करें। कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है, तो उसको आप बाद में खुद से करके उसके बाद आप इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हो कि क्या क्या मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हो। अच्छा, चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहे हैं, डीएच लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर वन यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब इनके एक यूनिट की इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मीन्स कि आपको सेलिंग प्राइस जो है वो दे रहे हैं 20 पर यूनिट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड भी इन्होंने यहाँ पर आपको पर यूनिट में दिया हुआ है। लेकिन फिक्स ओवरहेड जो है वो एब्सोल्यूट फॉर्म में देना चाहिए, लेकिन बहरहाल इन्होंने आपको पर यूनिट में दे दिया। बजटेड प्रोडक्शन इज 2 लाख यूनिट्स। ठीक है, बजटेड प्रोडक्शन इनकी ये है कि ये कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, 2 लाख बनेंगे यूनिट्स पर एनम पूरे साल में। अच्छा, अब रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट एनुअल ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ठीक है, अब आपको ब्रेक इवन निकालना है। तो ब्रेक इवन हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम अपना सीएम निकाल लेते हैं कि हमारा सीएम क्या होगा, फिर उसके बाद हम अपने ब्रेक इवन की तरफ जाएंगे। तो कंट्रीब्यूशन निकालें अगर हम, तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। उसके लिए हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है इन्होंने। सेलिंग प्राइस इनकी कितनी है, सेलिंग प्राइस जो है वो पर यूनिट आपको दे रहे हैं $20। ठीक है, अब इसमें से मैं जितने भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है उसको मैं लेस कर दूंगा। वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास 8 है। ठीक है, और इसके अलावा डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर हमारे पास जो है वो 5 है। इसके अलावा हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड जो है वो हमारे पास $3 है। तो ये हमारी टोटल जो है वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। अगर इसका टोटल करते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 16 हो जाएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अच्छा अब इसमें से अगर इसको लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा पर यूनिट। वो आ जाएगा हमारे पास 4 पर यूनिट, $4 पर यूनिट हमारे पास क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अच्छा, अब हमें अगर ब्रेक इवन निकालना है तो ब्रेक इवन के लिए जो है आपको फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है। तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी आपकी, पहले तो वो निकाल लीजिए। फिक्स कॉस्ट क्योंकि उसने पर यूनिट में दी हुई है, एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं दी। तो $2 आपकी फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट। इसको आप बजटेड से मल्टीप्लाई करवा दोगे, बजटेड आपकी कितने हैं, 2 लाख है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। तो ये आपके पास जो फिक्स कॉस्ट आएगी 4 लाख आ जाएगी। अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी है, तो अब हम ब्रेक इवन यूनिट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स के लिए आपको न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट रखना है, और फिक्स कॉस्ट अभी हमने निकाली है 4 लाख, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है, 4 है,
तो आपके पास 1 लाख यूनिट्स आ जाएंगे ब्रेक इवन के। ठीक है, तो ये हमने ब्रेक इवन जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब आगे चलते हो, आगे देखो बी रिक्वायर्ड में आपसे क्या कह रहे हैं, ए रिक्वायर्ड तो हमने कर लिया, अब बी रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल बजट बजटेड एनुअल कंट्रीब्यूशन, कह रहे हैं कि टोटल आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एंड टोटल बजटेड एनुअल प्रॉफिट, और आपका टोटल बजटेड एनुअल प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, टोटल बजटेड आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, टोटल बजटेड कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो होगा वो हमारा ये होगा कि हम जो है 2 लाख यूनिट्स जो है वो हमारी प्रोडक्शन है, बजटेड प्रोडक्शन 2 लाख, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 से, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 8 लाख या $800,000 हमारा टोटल बजटेड कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 4 पर यूनिट था कंट्रीब्यूशन, टोटल हमारा जो बजटेड वो था प्रोडक्शन था वो 2 लाख का था, मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अगर मैं इसमें से लेस करवा दूं हमारी फिक्स कॉस्ट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के बाद हम अपनी फिक्स कॉस्ट को क्या करते हैं, लेस करते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट को, तो फिक्स कॉस्ट जो हमने टोटल निकाली थी वो ऑलरेडी निकाल ली थी ब्रेक इवन के लिए भी हमने 4 लाख। तो जो आपका बजटेड प्रॉफिट होगा, तो जो आपका बजटेड प्रॉफिट होगा वो 4 लाख का हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लेस कर रहा हूँ अपनी फिक्स कॉस्ट को, तो 4 लाख से हमारा बजटेड क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें कोई नई चीजें नहीं थी, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में और प्रीवियस ईयर्स में। अच्छा, अब आगे से चीजें जो है वो बड़ी मजेदार हो रही है। अब वो आगे से चीजें क्या बड़ी मजेदार हो रही है, अब ये जरा देखिएगा, इस पे जरा फोकस कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय 10%। अब ये अपनी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं 10% से, डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया। द सेल्स न्यू वॉल्यूम सेलिंग वुड प्राइस इंक्रीज वुड बी बाय लोअर देन दैट ऑफ कंपटीटर, वो कह रहे हैं कि ये जो इनकी सेल प्राइस है ये इनकी कंपटीटर से कम होगी। द डायरेक्टर्स आर कॉन्फिडेंट दैट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सेल्स वुड इंक्रीज बाय 50%, वो कह रहे हैं कि अगर हम अपनी सेलिंग प्राइस को कम करते हैं 10% से, तो जो हमारी सेल्स वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज कर जाएगा 50% से। ठीक है, अच्छा, इस पहले सेंटेंस से यहां से लेकर के यहां तक इस पहले पैराग्राफ के अंदर आपके किन चीजों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। एक तो जो आपका बजटेड वॉल्यूम था जो जो कि कितना था, 2 लाख था, वो अब इंक्रीज कर जाएगा 50% से, और जो आपकी सेल प्राइस पर यूनिट थी वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी 10% से। ठीक है, दो इम्पैक्ट आएंगे, आपके वॉल्यूम पे भी इम्पैक्ट आएगा और आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो पहले मैं इस इम्पैक्ट को निकाल लेता हूँ कि हमारी देखो जो जो चीजें आपको मिलती जा रही है ना, तो आप उससे इम्पैक्ट निकालते रहो। ठीक है, आगे चल के, क्योंकि वो सारी चीजें आगे चल के यूज होंगी, आगे चल के आपको पॉइंट क्लिक नहीं करता। एक बार मेरी बात याद रखिएगा, जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, क्वेश्चन रीड करते वक्त जो जो चीजें आपको समझ में आ रही है ना, उन चीजों को आप ऑलरेडी पहले से ही फाइंड करते रहो। ठीक है, उन चीजों को आप पहले से ही फाइंड करना शुरू कर दो। ये नहीं कि अब आप पूरा रीड करो फिर उसके बाद आप चीजों को फाइंड करो। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके माइंड के अंदर एक बात उसी वक्त क्लिक कर जाती है ना, वो पेपर में इतनी स्ट्रेस होता है, पेपर में इतनी टेंशन होती है कि वो चीज दोबारा से क्लिक नहीं करती माइंड में। तो आप क्या करो कि जो चीज आपको माइंड में क्लिक कर रही है ना, कि भाई ये देखो आपकी 10% से सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो रही है, ठीक है, आप सेलिंग प्राइस निकाल लो पर यूनिट अब कितना हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ये भी देख लो कि आपका सेल्स वॉल्यूम 50% से इंक्रीज हो रहा है, तो आप सेल्स वॉल्यूम भी निकाल लो, क्योंकि बाद में जाकर ये होता है कि आपके पास जो है वो ये चीजें बातें दोबारा से क्लिक नहीं करती, दोबारा से सोचना पड़ता है, दोबारा से पैराग्राफ को रीड करना पड़ता है, तो उसमें आपका टाइम जो है वो वेस्ट होता है। आप पहले से ऑलरेडी कंपटीशन कर लो कि आपकी जो न्यू सेल प्राइस हो जाएगी, दैट वुड बी 90%। ठीक है, 10% से रिड्यूस होगी, तो अब वो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, 90% पे आ जाएगी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपकी पहले ऑलरेडी कितनी थी, पहले आपकी जो सेलिंग प्राइस थी
दैट वाज $20। तो अब जो है 20 मल्टीप्लाई बाय 0.9, 90% मैंने कर दिया, या 10% निकाल के माइनस कर दो, या आप डायरेक्टली 90% ले लो, बात एक ही है। द न्यू सेल प्राइस इज $18। ठीक है, अब ये आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, न्यू सेल प्राइस हो जाएगी पर यूनिट 18। और जो आपका बजटेड सेल होगा वो कितना हो जाएगा? बजटेड वॉल्यूम जो है वो आपका हो जाएगा, तो ऑलरेडी पहले कितना था, ऑलरेडी था 2 लाख से, 2 लाख यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे थे। अब वो 50% से इंक्रीज करेगा, मींस कि वो 150% हो जाएगा। तो ये 1.5 से इसको आप क्या करवा दो, मल्टीप्लाई बाय 150%, यानी कि 150 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू क्या होता है, 1.5 होता है। ठीक है, तो 1.5 से इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवाता हूँ, या 50% निकाल के इसमें ऐड कर लो, बात एक ही है। तो 300,000 यूनिट्स हो जाएंगे। अब न्यू आपके बजटेड ये हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ से ये इम्पैक्ट आ रहा है कि सर हमारी सेल प्राइस जो है वो 10% से रिड्यूस हो रही है, डेट मीन्स 18 हो जाएगी। और जो हमारा बजटेड वॉल्यूम जो है वो 50% से इंक्रीज कर रहा है, कि इसका मतलब 3 लाख यूनिट्स आपका बजटेड वॉल्यूम हो जाएगा। तो पहले पैराग्राफ से तो हमें ये बातें सामने आई। सेकेंड पैराग्राफ में आपको कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बजटेड यूनिट्स द कंपनीज लेबर फोर्स इज करेंटली वर्किंग एट 80% कैपेसिटी। वो कह रहे हैं कि जो आपकी अभी वर्किंग कर रही है ना लेबर, वो 80% कैपेसिटी पे वर्किंग कर रही है। ठीक है, workers will be paid an overtime premium of 25% of all the production over 100% capacity। तो कह रहे हैं कि अगर 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 वर्कर्स जो है वो अपनी 100% कैपेसिटी से ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है, अगर वो 100% कैपेसिटी से ऊपर निकल जाते हैं, तो उनको ओवर टाइम पे किया जाएगा 25% से। ठीक है, ये भी बात जो है वो बड़ी समझने वाली। अब इसको थोड़ा गौर से सुनना बेटा सारे बच्चों। एक तो ये बात वो आपको कह रहे हैं कि अभी जो करंटली जो इनकी कैपेसिटी है, जो इनकी लेबर काम कर रही है, वो 80% पे काम कर रही है, पूरा 100% काम भी नहीं कर रही। ठीक है, अगर वो अपने 100% को टच कर लेती है, 100% पे काम कर लेती है, लेकिन प्रोडक्शन और ज्यादा हो, जैसे अभी हमने बजटेड वॉल्यूम जो है वो कितना निकाला है, 3 लाख निकाला है। तो मे भी हमारा जो क्या कहते हैं आपका जो कैपेसिटी हो वो 3 लाख की ना हो। ठीक है, वो मे बी आपकी 2,50,000 की कैपेसिटी हो। तो अब अगर उसको अपनी कैपेसिटी से ऊपर काम करना पड़ रहा, तो उसको आप 25% एक्स्ट्रा दोगे ओवर टाइम। ठीक है, पहले तो हम ये देखें कि इसकी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है। अब लेबर को हम कितना पे करने जा रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, लेबर की प्राइस को रिड्यूस नहीं किया इन्होंने कहीं पर भी, लेकिन लेबर की प्राइस इंक्रीज हो रही है अगर हम अपने 100% कैपेसिटी से ऊपर काम करते हैं। ये आखिरी सेंटेंस ये आपको बता रहा है कि वर्कर्स विल बी पेड एन ओवर टाइम प्रीमियम 25%। ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम मीन्स क्या होता है, जो एक्स्ट्रा आपको पे किया जा रहा होता है, आपकी जो बेसिक सैलरी होती है उससे ऊपर जो आपको पे किया जा रहा होता है, दैट इज ओवर टाइम प्रीमियम। तो वो कह रहे हैं कि ओवर टाइम प्रीमियम उसको पे करेंगे 25% का, फॉर ऑल प्रोडक्शन ओवर 100% कैपेसिटी। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी प्रोडक्शन 100% कैपेसिटी से ओवर होगी तब। ठीक है, पहले तो आप ये फाइंड आउट करो कि इनकी 100% कैपेसिटी है कितनी। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे अब प्रोडक्शन। देखो अभी तो हमारा बजटेड प्रोडक्शन जो यूनिट्स हैं वो कितने, 3 लाख के, ये हमारे हैं। अब हमें नहीं पता कि हमारी कैपेसिटी कितनी है यहाँ पर। पहले तो हमें अपनी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी होगी। जब हम अपनी कैपेसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे ना, फिर हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे कि अब हम प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं। 3 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छा हमारी कैपेसिटी तो 2,50,000 यूनिट्स की है। तो अब जो 50,000 एक्स्ट्रा बन रहे होंगे उसके ऊपर हम 25% का ओवर टाइम देंगे, ओवर टाइम प्रीमियम देंगे। लेट सपोज मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बजटेड कैपेसिटी 3 लाख से ऊपर की हो, तो फिर तो ओवर टाइम किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि जो बजटेड है उससे ऊपर अगर प्रोडक्शन हो रही है, तो जितना एक्सेस प्रोड्यूस कर रहे हो आप, जितनी एक्सेस जो है वो आपकी प्रोडक्शन हो रही है, उस एक्सेस प्राइस के ऊपर, उस एक्सेस यूनिट्स के ऊपर आपने 25% इनको ओवर टाइम देना है।
ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमारी 100% कैपेसिटी है कितनी। नाउ आई एम वी आर वर्किंग ऑन 80% कैपेसिटी। ठीक है, अभी हम 80% कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो 100% कैपेसिटी हम देखते हैं कि 100% कैपेसिटी हमारी कितनी होगी। 100% कैपेसिटी फाइंड आउट करने का, अपनी टोटल या एक्चुअल कैपेसिटी या बजटेड कैपेसिटी हमारी है कितनी। देखो अभी जो आप काम कर रहे हो वो 2 लाख यूनिट्स के ऊपर काम कर रहे हो, दैट इज योर 80% कैपेसिटी। ठीक है, अब आपको 100% निकालना है, तो अब आप इसको 80% से क्या कर दो, डिवाइड करवा दो। वर्क बैक कैलकुलेशन होगी आपकी, क्योंकि अब आप जो है वो प्रीवियस 100% की तरफ जा रहे हो, 80% पे आप काम कर रहे हो, नीचे से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, आपको 100% चाहिए। तो अब जब भी इस तरह की सिचुएशन हो कि अगर आपको जो है वो एक स्मॉल अमाउंट से आपको एक जो है वो बिग अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करना हो, तो आप वर्क बैक पे जाते हो। यानी कि वैसे नॉर्मली परसेंटेज को क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो अब मैं यहाँ पर क्या करवा रहा हूँ, डिवाइड कर। तो 0.8 से मैं डिवाइड करवाऊंगा, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरी 100% कैपेसिटी क्या है। मेरी 100% कैपेसिटी होगी आई थिंक 2,50,000। देखते हैं, 2,50,000 ये मेरी बेटा 100% क्या है, कैपेसिटी। ठीक है, तो अब जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो कितने प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 3 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ। इट मीन्स क्या हुआ कि मैं 50% जो है वो सॉरी 50,000 जो है वो अपनी कैपेसिटी से एक्सेस पे कर रहा हूँ। तो जो 2,50,000 यूनिट्स हैं जो मैंने प्रोड्यूस किए, ये तो मेरी अंडर कैपेसिटी है। इनके ऊपर तो मैं जो हमारा लेबर रेट होगा वो नॉर्मल जाएगा जो पहले से चल रहा है। लेकिन जो 50,000 एक्सेस प्रोड्यूस कर रहा हूँ उनको तो मैं जो लेबर रेट दूंगा उसमें मैं 25% प्रीमियम भी दूंगा ओवर टाइम का। ठीक है, तो इस तरह से अब जो है वो हमारी लेबर की कैलकुलेशन होगी। इसमें दोनों में इस पैराग्राफ के अंदर ये दोनों चीजें जो है वो मुझे समझ में आई है, नजर आई। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर चलते हैं। कैलकुलेशन तो अभी है, अभी रिक्वायर्ड की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी जो जो चीजें मैं फाइंड आउट कर सकता था वो मैंने निकाल ली। अच्छा, आगे कह रहे हैं द एडिशनल प्रोडक्शन would enable the company to qualify for 12.5% discount on all direct material। वो कह रहे हैं कि एडिशनल प्रोडक्शन कर रहे हो आप, ऑब्वियस सी बात है, अब आप 3 लाख यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहे हो। पहले आप 2 लाख यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहे थे, अब आपने एक्सेस प्रोडक्शन की है, तो उसके ऊपर जो आपको आपका सप्लायर है वो 12.5% का क्या देगा, डिस्काउंट देगा आपके मटेरियल पर। ठीक है, फिर उसके बाद वो आपको आगे कह रहे हैं कि द रिवाइज प्रोडक्शन would result in the fixed overhead cost per unit reducing by 30% of all unit produced। वो कह रहे हैं आपकी जो फिक्स ओवरहेड है वो भी 30% से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आखिरी लास्ट पैराग्राफ है इसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हमारी एक तो जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है वो 12.5% से रिड्यूस होगी, क्योंकि हम हैवी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारी ऑर्डर भी ज्यादा होंगे। तो सप्लायर ने हमें जो है वो कंपनी को 12.5% का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है मटेरियल परचेजिंग पे। और सेकंड फिर उसने ये कहा है कि आपको फिक्स ओवरहेड जो है वो आपका 30% से क्या होगा, रिड्यूस करेगा। अच्छा, अब वो आपको कह रहे हैं कि कैलकुलेट द टोटल बजटेड एनुअल प्रॉफिट इफ द डायरेक्टर प्रोसीड विद देयर प्लान। वो कह रहे हैं कि आप बताओ कि अब बजटेड प्रॉफिट आपका क्या होगा। तो बजटेड प्रॉफिट के लिए सबसे पहले देखूं कि मेरी सेल्स क्या होगी। सेल्स वॉल्यूम तो मैंने निकाल लिया कि न्यू सेल्स वॉल्यूम जो है वो मेरा अब 3 लाख का है। ठीक है, तो बजटेड प्रॉफिट निकालना है ना मुझे। बजटेड न्यू प्रॉफिट आपका क्या होगा अगर आप डायरेक्टर के इस न्यू सजेशन की तरफ जाते हो। तो इसमें आपकी जो सेल्स प्राइस होगी, पहले हम ये देखते हैं कि हमारी सेल्स प्राइस क्या हो जाएगी। सेल्स प्राइस जो है वो हमारी जो है वो अब $18 रहेगी। ठीक है, क्योंकि 10% से डिक्रीज हुआ था। देखो ये फायदा हुआ, अब मैंने $18 डायरेक्टली ले लिए, मुझे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ी, वरना मैं दोबारा से फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ता कि भाई हमारी सेल प्राइस क्या हो जाएगी। तो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रख लिया था। तो अब $18 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हो रही है,
जो है वो 150% से इंक्रीज की थी, तो अब मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 3 लाख से हो रही है। देखो यहाँ पर भी एक और भी बेनिफिट हो गया, एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड वॉल्यूम मैंने पहले से ही निकाल रखा था, वरना मुझे पैराग्राफ दोबारा से रीड करना पड़ता एक एक चीज के लिए। 4.5 मिलियन की अब मेरी सेल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है वो, अब इसके अंदर मुझे मटेरियल कॉस्ट माइनस करनी है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है, लेबर कॉस्ट माइनस करनी है, फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है ना। तो अब ये देखते हैं कि मेरी मटेरियल कॉस्ट क्या हो जाएगी। अब मुझे लेस करवाना है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जो है, अब मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो 3 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 लाख को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा डायरेक्ट मटेरियल का जो रेट पहले क्या चल रहा था, पहले चल रहा था डायरेक्ट मटेरियल का रेट 8, ठीक है, 8। फिर इसके बाद मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, और वो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 12.5% का, ठीक है। तो 12.5% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका मतलब अब मेरी जो मटेरियल की प्राइस होगी डिस्काउंट के बाद वो कितनी हो जाएगी, अगर मैं 100 में से माइनस करता हूँ 12.5, तो वो हो जाएगी 87.5%, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 0.875 से। ये बात समझ में आई, आपको नहीं आई होगी मुझे पता है, क्योंकि मैं पढ़ाता रहा, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आके फंसते हैं। देखो, पास, मटेरियल आपका सपोज करो कि 100 रुपीज का आपको मिल रहा, ठीक है, 100%। आपने सप्लायर से आपको मिल गया 12.5% का डिस्काउंट। तो अब जो आपको मटेरियल जिस प्राइस पे मिलेगा, वो 12.5 डिस्काउंट हटाने के बाद यानी कि 87.5% का आपको मिलेगा, ठीक है। ये अब आपकी प्राइस हो जाएगी मटेरियल। डायरेक्ट आप प्राइस पे भी अप्लाई कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। मैंने क्या किया कि जो हमारी प्राइस थी 8, उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 3 लाख से, टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गई। फिर मैंने क्या किया कि डिस्काउंट की परसेंटेज माइनस की, अमाउंट आ गया कितना, 87.5। तो 87.5% से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा भी हो सकता था कि मैं क्या करता, ये जो 8 लाख, 8 से मल्टीप्लाई करवाया मैंने 3 लाख को, इसका मैं 12.5% लेता, मेरे पास डिस्काउंट का वैल्यू आता और उस डिस्काउंट को इसमें से माइनस कर देता। तो वो भी हो सकता था, वो एक लंबा प्रोसीजर था, तो मैंने डायरेक्टली इसको इस तरीके से किया। अब हमारी जो मटेरियल की प्राइस होगी वो हो जाएगी 2.1 मिलियन की, ठीक है। तो मटेरियल ये हो गया। अच्छा, अब मुझे इसमें से लेस करवाना है डायरेक्ट लेबर। सर डायरेक्ट लेबर तो जो है वो अब दो तरह से चल रहा है। एक तो ये है कि सर जो हमारे बजटेड थे वो थे 3 लाख यूनिट्स, ठीक है। 3 लाख में 2,50,000 की तो आपकी कैपेसिटी है। अब जो आप एक्सेस प्रोडक्शन कर रहे हैं 50,000, इस पर आपको ओवर टाइम देना पड़ रहा है 25% का। मीन्स के जो आपका 2,50,000 तक का जो प्रोडक्शन है, उसमें तो आपको जो आपका लेबर है वो डायरेक्टली चलेगा, 2,50,000 का वही नॉर्मल रेट चलेगा। लेकिन बाकी के जो 50,000 यूनिट्स होंगे उस पर आप लेबर का रेट भी देखोगे, और साथ साथ फिर आप 25% उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी दोगे ओवर टाइम। तो जो अब आपकी लेबर हो जाएगी, दो हिस्सों में आएगी। एक तो 2,50,000 यूनिट्स, ठीक है, उसमें आपका लेबर रेट जो पुराना वाला है वही चलेगा। वो आपका लेबर रेट कितना था, 5 था। लेबर रेट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। और फिर आपका जो है ओवर टाइम वाला भी जाएगा। ओवर टाइम वाला कितना होगा, ओवर टाइम वाला होगा, ओवर टाइम वाले होंगे 50,000 यूनिट्स, ठीक है। उनके ऊपर भी 5 तो आप दोगे, 5 रुपए तो दोगे, ठीक है, $5 तो दोगे, लेकिन प्लस आप उस पर क्या करोगे, प्लस आप उस पर 25% का बोनस भी दोगे, ठीक है। तो मैं ये कर लेता हूँ मैं ये कर लेता हूँ 25% का बोनस कह रहा हूँ, यानी कि आप 25% का ओवर टाइम दोगे। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद
मल्टीप्लाई बाय 125% कर दो, ठीक है। ये क्योंकि देखो अमाउंट तो 100 आ जाएगा, फिर मैं इसका 25% अलग से भी मुझे देना पड़ रहा है ना। तो 100% और 25% एक्स्ट्रा करके 125% डायरेक्ट ले जाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है ये 50,000 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, जो भी अमाउंट आए उसका 25% निकाल के इसी में वापस ऐड कर दूं, वो भी एक चीज है। वो डायरेक्टली 125% निकाल दो, एक ही बात। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 125% मीन्स के 3,12,500, 3,12,500, ठीक है। ये ओवर टाइम का और 50,000 एक्स्ट्रा वालों का जाएगा, और बाकी जो 2,50,000 है उसको तो आप सिंपल 5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 12,50,000। इसके अलावा और क्या क्या था, इसके अलावा था ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड भी था, उस पर तो कोई चेंजिंग नहीं आई। वेरिएबल ओवरहेड टोटल ओवरऑल 3 लाख की आपकी प्रोडक्शन है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका वेरिएबल ओवरहेड का रेट था इट वाज 3, ये 9 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको माइनस करते हो तो आपके पास आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आई थिंक मेरे ख्याल में आ जाएगा आपके पास 8,37,500, ठीक है। फिर आप इसमें से लेस करवा दोगे अपनी फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट 3 लाख मल्टीप्लाई बाय जो फिक्स कॉस्ट थी वो कितनी थी, वो पर यूनिट आपको फिक्स कॉस्ट दे रहे थे 2, ठीक है। लेकिन अब 2 से पूरा पूरा नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारी 30% से क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो 30% से डिक्रीज हुई है तो डायरेक्टली मैं 70% ले जाऊंगा, ठीक है। 30% से डिक्रीज होकर यानी कि अब फिक्स कॉस्ट सिर्फ 70% रह गई, तो 70% से ले जाऊंगा। तो 3 लाख का मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 लाख। 6 लाख का 70% अगर आप निकालते हो तो ये आपके पास हो जाएगा 4,20,000, ठीक है। तो अब माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, बजटेड प्रॉफिट वो हो जाएगा, बजटेड प्रॉफिट आपका 4,17,500, ठीक है। तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, बजटेड प्रॉफिट। तो पहली रिक्वायर्ड यही थी, वो आई थिंक आपसे सी रिक्वायर्ड में यही क्लेम कर रहे थे कि आप क्या करो कि कैलकुलेट द टोटल बजटेड एनुअल प्रॉफिट, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। कैलकुलेट द रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ठीक है। इफ द डायरेक्टर प्रोसीड विद प्लान्स, अब आपको ब्रेक इवन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ब्रेक इवन निकालना है, ब्रेक इवन निकालना है। ब्रेक इवन निकालना है सॉरी। ब्रेक इवन में आपको फिक्स कॉस्ट तो पता है कि अब आपकी फिक्स कॉस्ट हो चुकी है 4,20,000 से, लेकिन आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट नहीं पता, क्योंकि ब्रेक इवन के अंदर तो आपको सीएम पर यूनिट चाहिए होता है। आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो पता है 8,37,500, ठीक है। लेकिन आपको पर यूनिट नहीं पता, तो पहले पर यूनिट निकाल लो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट वो कितना होगा। टोटल कंट्रीब्यूशन है 8,37,500, ठीक है। उसको डिवाइड करवा दो, ये कितने यूनिट्स का है, 3 लाख यूनिट्स का है। तो पर यूनिट आ जाएगा आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आई थिंक 8,37,500
डिवाइडेड बाय पॉइंट्स में आएगा 2.791 आ रहा है, 2.791 आपका CMR। तो ये पर यूनिट आ गया, तो अब इसको डिवाइड करवा दो 2.791, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 2.791। तो अराउंड जो आप यूनिट सेल करोगे ब्रेक इवन पे आकर, वो आपका होगा 150,447.7 है, तो मैं 8 यूनिट्स कर लेता हूँ। तो ये हमारे क्या हो गए अब ब्रेक इवन यूनिट्स हो गए। पहले ब्रेक इवन यूनिट्स कुछ और थे, अब कितने हो गए, चेंज हो गए। 1.5 लाख यूनिट्स पे आप चले गए, 1,50,000 यूनिट्स पे आप चले गए। अच्छा, फिर उसके बाद आगे रिक्वायर्ड आपसे क्या कह रहे हैं कि आगे क्या करो कि कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एंड एज अ परसेंटेज ऑफ द डायरेक्ट। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स में निकालना है और परसेंटेज भी निकालना है। अब तो बहुत आसान हो गया कुछ। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी बजटेड होते हैं, बजटेड यूनिट्स, उसमें से माइनस कर देते हैं अपने ब्रेक इवन यूनिट्स। तो बजटेड यूनिट्स हमारे हैं 3 लाख के। ठीक है, अब माइनस कर दोगे ब्रेक इवन यूनिट्स कितने हैं, 150,448। तो ये हमारे पास आ जाएगा 149,552 यूनिट्स। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स आ गए। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज अगर हम निकालते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जो यूनिट्स हैं उसको न्यूमरेटर पे रखिए 259552 एंड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स, दैट इज 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। अराउंड 50% आएगा, ऑलमोस्ट 49.8%, 85%। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, आगे आपसे क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट रिक्वायर्ड। अब वो आपसे कह रहे हैं कि advise the director whether or not they should proceed with their plans to reduce the selling price. Give reason for your answer. कह रहे हैं कि अब आपने डायरेक्टर को बताना है कि उसको अपनी न्यू सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई थिंक उसको करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि देखो, पहले वो जो प्रॉफिट अर्न कर रहा था, पहले पहले जो उसका बजटेड प्रॉफिट था वो कितना था, 4 लाख का था। ठीक है, अब उसका जो बजटेड प्रॉफिट हो चुका है वो हो चुका है 4,17,500 का। मीन्स के यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है 17,500 का। ठीक है, इट नीड टू बी assess that how accurate and reliable director estimate is. If director proposal is accepted, break even will increase from 1 lakh to 1,50,448 यूनिट्स। मीन्स के एक ये भी आ गया ना, देखो आपका जो ब्रेक इवन यूनिट्स थे वो पहले कितने थे, ब्रेक इवन यूनिट्स आपके थे पहले 1 लाख थे, लेकिन अब जो आपके ब्रेक इवन यूनिट्स हो चुके हैं वो हो चुके हैं 1,50,448। तो ये एक रिस्क तो है। ठीक है, एक रिस्क तो है कि मींस के इफ डायरेक्टर प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, ब्रेक इवन विल इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 1,50,448 यूनिट्स। However, increase in break even makes the proposal risky, but margin of safety will be maintained at almost 50%। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो आपका मेंटेन है ऑलमोस्ट 50% पे। बजटेड प्रॉफिट शो अप major increase in 17,500 as this increase is, देखो बजटेड प्रॉफिट आपका 17,500 से इंक्रीज हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ। तो ये एडवाइस आपको कर, तो मेरे ख्याल में आई थिंक आपको जाना चाहिए, डायरेक्टर का जो न्यू प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए।
ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग लिख दोगे। और फिर उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहे हैं द कंपनी हैज यूज द सेम डायरेक्ट मटेरियल सप्लायर फॉर मैनी ईयर्स, but the directors have now been informed that there will possible be shortfall of variable material in the next 6 months. They have sourced an alternative material from a new supplier at the same price. Straight three issue the director should consider before changing the supplier. ठीक है, अब वो आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रहे हैं कि जो आपके पहले वाले सप्लायर थे, क्योंकि अब आप जो है वो एक्सेस प्रोडक्शन कर रहे हो, तो अब आपको मटेरियल की शॉर्टेज का जो है वो शॉर्टेज फेस करना पड़ेगी। तो डायरेक्टर ने न्यू सप्लायर से कांटेक्ट किया है, तो वो भी उन्हें सेम प्राइस पर मटेरियल की अवेलेबिलिटी कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि डायरेक्टर्स को जो है वो अ, ये डिसीजन लेने से पहले, सप्लायर को चेंज करने से पहले कौन कौन से इश्यूज जो है वो उनको कंसिडर करना चाहिए डायरेक्टर। ठीक है, देखो अगर आप न्यू सप्लायर की तरफ जा रहे हो, तो वो जो पहला वाला सप्लायर था, जो फर्स्ट सप्लायर था, वो आपको काफी अरसे से सप्लाई कर रहा था, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट था, उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर ट्रस्ट था। ठीक है, अब जो नया सप्लायर होगा तो इशू नंबर वन तो ये क्रिएट होगा, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ गुड्स टू बी बॉट मे नॉट बी एज अ गुड एज न्यू सप्लायर प्रीवियसली। ठीक है, तो जो आपकी क्वालिटी होगी या जो आपकी रिलायबिलिटी होगी न्यू सप्लायर के साथ, वो नहीं होगी जो पुराने वाले सप्लायर के साथ है। ठीक है, और एक इशू में भी ये भी हो सकता है कि जो आपका न्यू सप्लायर था वो आपको टाइम पर डिलीवरी ना दे। जो आपका ओल्ड सप्लायर था वो तो आपको ऑन टाइम डिलीवरी दे दिया करता था, तो न्यू सप्लायर में नॉट बी रिलायबल ऑन डिलीवरी टाइम। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज हैं जिनको उनको कंसिडर करना पड़ेगा। सर्विस लाइक रिटर्न, रिप्लेस एंड वारंटीज ऑफर्ड बाय न्यू सप्लायर, उनकी सर्विसेज को देखना होगा कि वो रिटर्न पे वो क्या सर्विसेज दे रहा है, रिप्लेस पे वो क्या सर्विसेज दे रहा है, वारंटी पे क्या सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट ऑफर बाय न्यू सप्लायर, जो अभी हमें उसने दिया था डिस्काउंट 12.5% का, तो वो डिस्काउंट हमें अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये सारे के सारे रीजन जो है वो हमें देखने पड़ेंगे। तो रीजन जो मैं बोलता रहता हूँ उसको आप अपने पास कॉपी कर लिया करो, और बाकी इसका पीडीएफ तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज नवंबर 2018 P23 क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बच्चों, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 नवंबर 2018 जो है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप लोगों के सामने आ रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जे लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, द बजटेड ऑपरेशंस statements of the company for the year ended 31st March 2019 is as follows। अच्छा, अब आपको बजटेड बता रहे हैं। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने आपको एब्सोल्यूट अमाउंट में सारी चीजें दी हैं। ठीक है, सेल्स इनकम आपको दे दी है कि 20,000 यूनिट्स है। ठीक है, और जो सेल्स है इनकी वो 29 लाख डॉलर की। डायरेक्ट मटेरियल $500 है, और 500 नहीं सॉरी $5 लाख है क्योंकि ऊपर 30 है। डायरेक्ट लेबर $3 लाख है। प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो $6,80,000 है। टोटल जो ये इनकी कॉस्ट है वो है $14,80,000 की। ये अगर आप माइनस करते हो तो इनके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा $14,20,000। सेलिंग ओवरहेड जो है वो आपको बता रहे हैं, सेलिंग ओवरहेड है $8,98,000। ये अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो प्रॉफिट फॉर द ईयर बता रहे हैं आपको $5,22,000। अच्छा, ये जो इन्होंने आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, ये एक जो है वो ट्रेडिशनल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। इसमें इन्होंने ये नहीं बताया हमें कि ये एक ट्रेडिशनल जो है वो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसे हम बनाते हैं नॉर्मली। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर ये नहीं बताया कि इन्होंने कि कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है कौन सी फिक्स कॉस्ट है। देखो अगर ना बताएं तो एक बात याद रखिएगा, जो आपका मटेरियल होता है और जो आपकी लेबर होती है ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट के बारे में, प्रोडक्शन ओवरहेड और आपका जो सेलिंग ओवरहेड है, इनमें कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है और आपकी फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है, जैसे कि क्वेश्चन में नीचे बता भी रहे हैं।
कह रहे हैं कि द वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड विल बी $5 पर यूनिट। अच्छा, अब ये जो आपको वेरिएबल कॉस्ट इन्होंने टोटल बता दी थी ना ऊपर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन्होंने आपको सॉरी, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इन्होंने आपको बताई है ऊपर। प्रोडक्शन ओवरहेड है $6,80,000। तो ये इन्होंने आपको ऊपर बता दी है। अब वो 5 पर यूनिट इसके अंदर आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, तो आप वेरिएबल कॉस्ट को हटाओगे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में लेक्चर्स के बताया था कि नो फैमिली डिस्क्रिमिनेशन। भाई अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो उसको हटाकर आप लेकर जाओगे, उसको पहले माइनस करोगे, आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो निकालना होगा। सेम ऐसे ही जो आपका सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड के अंदर भी आपको 10 पर यूनिट जो है वो आपको बता रहे हैं कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो सेलिंग ओवरहेड में से भी आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को हटाओगे, ठीक है। बाकी जो कॉस्ट होगी वो आपकी फिक्स कॉस्ट होगी। अच्छा रिक्वायर्ड, अच्छा अब ये सारी चीजें हैं ना, तो अब इसकी हेल्प से पहले मैं अपना कंट्रीब्यूशन निकाल लेता हूँ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो पर यूनिट निकाल लूँ, फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि रिक्वायर्ड में हमें क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। तो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी ये होगी। अब इसके अंदर जो है एक और चीज आपको जो दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि जो आपको वेरिएबल कॉस्ट दी जा रही है ना, वो आपको टोटल में दी जा रही है, वो एब्सोल्यूट फॉर्म में दी जा रही है, रिलेटिव फॉर्म में नहीं दी जा रही। तो ये पॉइंट भी आपको मैंने अपने लेक्चर्स के शुरू में, इस सीरीज के शुरू में जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई अपने पास लिख लो, जब भी आपको वेरिएबल कॉस्ट अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में दी जा रही है तो आप सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लो, किसके अंदर कन्वर्ट कर लो, रिलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, यानी कि पर यूनिट में ले आओ। तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, वरना तो आगे चल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और आंसर भी ठीक नहीं आता। तो आपने अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कोशिश ये करना है कि आपने उसको रिलेटिव फॉर्म में लेकर आना है। और जो आपकी फिक्स कॉस्ट है उसको आपने किस फॉर्म में लेकर आना है, उसको आपने एब्सोल्यूट फॉर्म में यानी कि टोटल के अमाउंट में लेकर आना। तो अब जरा देखें, अगर मैं इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालता हूँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? सेलिंग प्राइस जो है वो हमें दे रहे हैं, सेल्स प्राइस एसपी लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। सेल्स प्राइस जो है वो हमें इन्होंने 29 लाख की दी है। कितने यूनिट सेल कर रहे हैं? 20,000 यूनिट सेल कर रहे हैं। तो इससे मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो रिलेटिव फॉर्म में हमारी सेल्स प्राइस आ जाएगी 2900 एंड 000 डिवाइडेड बाय, थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं। आप भी बोलते हो कि सर आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह से, ठीक है। तो इतनी गौर से मत देखा करो, इतने सारे बच्चे देखते हैं तो फिर क्या हो जाता है, नजर लग जाती है। तो 29 लाख है, और 29 लाख को आप 20,000 जो आपके यूनिट्स हैं उससे आप डिवाइड करवा दीजिए। तो ये आपके पास जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी 145, ठीक है। ये मैं पर यूनिट निकाल, पर यूनिट। सेम लाइक डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के साथ भी मैं यही करूंगा। डायरेक्ट मटेरियल, अब डायरेक्ट मटेरियल जो है वो हमारा 5 लाख का है, यूनिट्स जो है वो 20,000 है, इससे हम डिवाइड करवा देंगे। तो $25 पर यूनिट हमारा डायरेक्ट मटेरियल होगा। ऐसे अगर हम डायरेक्ट लेबर देखते हैं तो हमारी डायरेक्ट लेबर कितनी होगी, डायरेक्ट लेबर का भी सेम यही प्रोसीजर करेंगे हम बेटा। डायरेक्ट लेबर हमारी 3 लाख की है, $3 लाख है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसको भी हम सर क्या कर देंगे, 20,000 से डिवाइड करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। अच्छा, फिर उसके बाद जो है प्रोडक्शन ओवरहेड जो था हमारा, ये भी इसमें भी वेरिएबल है, प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा, इसमें हमें इस ये करने की जरूरत नहीं होगी, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करते हुए प्रोडक्शन ओवरहेड की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उसने हमें ऑलरेडी डिफाइन कर दी है कि $5 है नीचे, तो हम उसको $5 को डायरेक्टली ले लेंगे। सेम लाइक सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग लाइक सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट इज ऑल्सो गिवन इन अ क्वेश्चन 10 पर डॉलर पर यूनिट डॉलर, तो ये आपके पास 10 आ गया।
तो ये सारी वेरिएबल कॉस्ट जो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो पर यूनिट आ जाए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। ठीक है, तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल है ना, इसको अगर मैं टोटल करता हूँ तो ये आ जाएगी हमारे पास $55। ठीक है, तो ये जब मैं $55 145 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 90 हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा देखो अब क्वेश्चन में देखो उन्होंने पूछा क्या था, कैलकुलेट बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आगे कह रहे हैं कैलकुलेट बजटेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकालना है आपको। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स के लिए आपको ब्रेक इवन यूनिट्स चाहिए होंगे, तभी तो आप बजटेड में से आप अपना ब्रेक इवन माइनस करते हो, तभी जाकर आपके पास क्या आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। तो उसके लिए ब्रेक इवन फाइंड आउट करना होगा, और ब्रेक इवन आती है फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड करवाते हो सीएम पर यूनिट से। सीएम यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 90, लेकिन मसला ये पैदा हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है। फिक्स कॉस्ट उसने मिला जुला कर दी हुई है, टोटल करके हमें फिक्स कॉस्ट दी हुई थी, जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड है, जैसे कि हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड है और जो हमारा सेलिंग ओवरहेड है वो उसने हमें टोटल दे दिया। अब इसके अंदर कुछ पोर्शन हमारा वेरिएबल कॉस्ट का भी है, तो अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं फिक्स कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो अब मैं फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर लेता हूं। जब मैं फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर लूंगा तो उसकी हेल्प से मैं ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल लूंगा। ब्रेक इवन यूनिट्स जब निकाल लूंगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे लिए कंप्यूट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं फिक्स कॉस्ट को फाइंड आउट कर लेता हूँ। अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है क्या, वेरिएबल सॉरी प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड जो हमारे पास टोटल है वो है दैट इज $680,000। ठीक है, अब इसमें से मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्शन ओवरहेड की। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। अब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे आएगी, सवाल ये पैदा होता है कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। 5 रुपीज हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड थी पर यूनिट कॉस्ट, और 20,000 हमारे पास यूनिट से। ठीक है, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड है वेरिएबल। ठीक है, तो 1 लाख आ गया। इसी तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, अच्छा अब वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारे पास $580,000। सेम इसी तरीके से मैं अपना सेलिंग ओवरहेड में से भी अपनी फिक्स जो हमारा सेलिंग ओवरहेड है वो फाइंड आउट करूंगा। सेलिंग ओवरहेड, टोटल जो सेलिंग ओवरहेड है वो हमें क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है $898,000। ठीक है, इसमें से मैं लेस करवा दूंगा जो हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल पोर्शन वो है हमारा 10 पर यूनिट, 20,000 यूनिट्स है, 2 लाख का आ जाएगा। तो फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड आ जाएगा हमारे पास
$698,000। अच्छा, अब इसको अगर हम टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाए। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास हो जाएगी, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं, 580। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो भाई माजरत, वैसे होगी नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो पहले से ही सॉरी कर रहे हैं। तो ये बेटा हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब जब हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई है तो हम इजीली कंप्यूट कर सकते हैं ब्रेक इवन यूनिट्स। ठीक है, और ब्रेक इवन यूनिट्स का जो फॉर्मूला है मैं बार बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर्स में काफी दफा रिपीट कर चुका हूँ। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट, तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास है $1278,000 डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट है हमारे पास 90। 1278,000 डिवाइडेड बाय 90, तो 14,200 यूनिट्स हमारे आ गए ब्रेक इवन के। पूछा उसने हमसे था मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब यूनिट्स अब इजीली हम कंप्यूट कर सकते हैं, ब्रेक इवन भी है, बजटेड भी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आप जो आपके बजटेड है 20,000 यूनिट्स, और माइनस कर दोगे आप 14,200 जो आपका ब्रेक इवन है, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 5,800 यूनिट्स। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज भी उसने आपसे पूछा है, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेक्स्ट रिक्वायर्ड में कैलकुलेट द सॉरी, कैलकुलेट द बजटेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज, परसेंटेज भी उसने आपसे पूछी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। तो जो आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स हैं न्यूमरेटर में आ जाएंगे, और डिवाइड कर दोगे आपके जो बजटेड है 20,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, 29% आ जाए। तो ये हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज भी आ गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था और इनमें से क्या क्या चीजें निकाल दी, कितना आसान हो गया जब हमने अपनी वेरिएबल कॉस्ट को किस में कर लिया, रिलेटिव फॉर्म में कर लिया। रिलेटिव फॉर्म में कर लो वेरिएबल कॉस्ट को, आपके लिए क्वेश्चन पूरा आसान हो जाता अगर आपको उसमें उन्होंने एब्सोल्यूट फॉर्म में दी हुई है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं आपसे। एग्जामिनर आगे कह रहा है आपको कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में the sales manager believes that production and sales can be increased by 25,000 units per year based on the following plan। वो कह रहे हैं कि मैनेजर ये बिलीव करता है कि अगर हमारी सेल्स जो है वो 25,000 यूनिट्स जो है वो पर ईयर हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। मीन्स कि अब जो है हमारी जो सेल्स पर ईयर है वो है 20,000 यूनिट्स। तो अब वो कह रहा है कि अब आपका मैनेजर बता रहा है कि ये इंक्रीज हो सकता है 25,000 यूनिट्स तक। लेकिन वो प्लान आपको बता रहा है कि उसके लिए आपको क्या करना होगा। द कंपनी स्पेंड 2,50,000 ऑन एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। अब कंपनी को 2,50,000 जो है वो डॉलर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में खर्च करने होंगे, स्पेंड करने होंगे, विच विल लास्ट फॉर 1 ईयर ओनली, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए, ठीक है। 1 साल के लिए, ये नहीं कि हर साल आप अपनी एडवर्टाइजमेंट पे 2,50,000 जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं। कह रहा है कि सिर्फ 1 ईयर आपको 2,50,000 जो है वो इन्वेस्ट करना है, और जो आपकी सेलिंग प्राइस होगी वो रिड्यूस करनी होगी आपको 15% से। मटेरियल कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी 5%। अच्छा, अब इन सब से क्या होगा, देखो, अगर आप अपने एडवर्टाइजमेंट पे 2,50,000 यूनिट जो है वो स्पेंड करते हो, तो योर फिक्स कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय $2,50,000, ठीक है। आपकी फिक्स कॉस्ट जो कि पहले थी
डेट वॉज 12,78,000 जो अभी मैंने कैलकुलेट किए। अब ये इंक्रीज हो जाएगी 2,50,000, इसके अंदर और ऐड हो जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो 15% से रिड्यूस होगी, ठीक है। वो ऑलरेडी कितनी है हमारी, वो पहले है 145, ठीक है। अब इसको आप रिड्यूस करोगे 15%, यानी इसका 85% निकाल लो, तो आपको सेलिंग प्राइस पता लग जाएगा। और मटेरियल जो है वो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो भी 5% से क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा, अब चेक करते हैं कि होगा कैसे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि अब न्यू कंट्रीब्यूशन निकालते हैं कि न्यू कंट्रीब्यूशन हमारा क्या हो। न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये होगा कि जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो 145 थी, ठीक है। 145 है, उसका आप 85% निकाल लो। 145 का अगर मैं 85% निकालता हूँ, 145 मल्टीप्लाई बाय 85%, 123.25 हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 123.25 हमारी न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अच्छा, बाकी वेरिएबल कॉस्ट जो है उसमें सिर्फ मटेरियल के अंदर चेंज आ रहा है, डायरेक्ट मटेरियल में चेंज आ रहा है, वो भी 5% से क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है वेरिएबल में। तो मटेरियल की जो पर यूनिट थी वो पहले कितनी थी, वो आपकी थी पहले मटेरियल की 25, इसमें हमारा 5% से रिड्यूस आएगा, मीन्स कि इसका भी 95% निकाल लो आप। जितना परसेंट है वो 100 में से माइनस करके आप फाइंड आउट कर लिया करो। जैसे 5% रिड्यूस आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल में, तो 95% निकाल लो, 5% आप कम, तो 25 इंटू 95%। तो मटेरियल जो हमारे पास हो जाएगा वो 23.75 हमारी मटेरियल हो जाएगी। ये हमें लेस करना, बाकी चीजें हमारा जो डायरेक्ट लेबर है वो सेम रहेगी, ठीक है। जो पहले थी हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं 15 रुपीज से, सॉरी $15 से। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड है, दैट इज $5। सेलिंग ओवरहेड, दैट इज $10, ठीक है। तो अब हम अगर इन सबको माइनस करते हैं, सिर्फ चेंज किस में है, सेलिंग प्राइस में और डायरेक्ट मटेरियल में, वेरिएबल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं फिक्स की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। फिक्स तो चेंज हुआ है टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, उसके अंदर आया है। अभी मैं इसका टोटल करता हूँ तो ये कितना आता है, 123.25 माइनस 23.75 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 10, तो ये अराउंड आ जाएगा हमारे पास 69.5 कंट्रीब्यूशन मार्जिन, न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये हो जाए, ठीक है। न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये हो जाएगा। अगर हम टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करें, एज पर क्वेश्चन, रिकॉर्ड क्वेश्चन में यही पूछा होगा कि बताओ कि प्रिपेयर स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द फॉलोइंग in the first year if the director decide to proceed with this plan। uh, रिवाइज बजटेड कंट्रीब्यूशन क्या है आपका, रिवाइज बजटेड टोटल प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो रिवाइज बजटेड कंट्रीब्यूशन क्या होगा वो देख लेते हैं। रिवाइज बजटेड कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वो अब आपके जो बजटेड यूनिट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 25,000 यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है। मैनेजर आपको ये बता रहे हैं। और 69.5 का आपका कंट्रीब्यूशन आया है, मल्टीप्लाई करवा दीजिए इसको 25,000 से,
तो 17,37,500 आपका न्यू कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, 17,37,500 डॉलर। अच्छा, अगर रिवाइज प्रॉफिट की बात करें, हमारा रिवाइज बजटेड प्रॉफिट क्या होगा? वो ये हो जाएगा कि आपका जो आपका कंट्रीब्यूशन है, वो तो अभी आपने देखा है कि 17,37,500 हो रहा है, ठीक है। और आप इसमें से आप लेस करवा दो आप अपनी फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो आपने पहले निकाली थी, डेट वाज 12,78,000, ठीक है। 12,78,000, इसमें आप प्लस कर दोगे जो आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे करना पड़ रहा है, $2,50,000 का। तो अब आपकी जो फिक्स कॉस्ट, न्यू फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 15,28,000। और इसको आप माइनस करते हो तो अब आपका जो बजटेड प्रॉफिट हो जाएगा 2,09,500, ठीक है, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मैनेजर की बात पे जाते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन ये मिलेगा और प्रॉफिट हमारा ये हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे वो ये कह रहे हैं कि आपको, देखो कहते रहते हैं, फरमाइशी प्रोग्राम इनका चलता रहता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन और आगे, ठीक है, ये खत्म नहीं होंगी। इफ द डायरेक्टर डिसाइड टू प्रोसीड विद द सेल्स मैनेजर प्लान, दे वुड डू सो फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है। अगर वो डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि मैनेजर के ही प्लान पे हम चलते हैं 3 साल तक, तो कितना प्रॉफिट है, ठीक है। अब वैसे देखते हैं कि अगर देखते हैं तो क्या होगा। अभी तो ये हमने 1 साल का प्रॉफिट निकाला है ना, 2,09,500 का। लेकिन अगर 3 years का प्रॉफिट निकालें, अगर डायरेक्टर देखें 3 years प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो ये 2,09,500, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो 3 से, ठीक है। 6,28,500। अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट है इसमें आपका जो फिक्स कॉस्ट है, इस फिक्स कॉस्ट के अंदर एडवर्टीजमेंट भी शामिल है, ठीक है। लेकिन एडवर्टीजमेंट आपको सिर्फ 1 साल पे करनी है, वो क्वेश्चन में आपको बता रहे थे कि जो आपको एडवर्टीजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए आपको पे करना है, ठीक है। ऑन एडवर्टीजमेंट कंपेन विच विल लास्ट फॉर 1 year ओनली, ठीक है, ठीक है, सिर्फ 1 साल के लिए आपको पे करना है। तो मतलब अगले 2 सालों तक, 3 साल की अगर हम बात करें तो अगले 2 सालों तक आपको एडवर्टीजमेंट भी पे नहीं करना, तो ये भी आपकी बचत है। 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ इस वजह से, तो ये 5 लाख आपको यहाँ से भी बचेगा। तो 3 सालों में जो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा वो कितना होगा, ये देख लो अगर आप चाहो। तो 1 साल आपने ये निकाल लिया 2,09,500, अब अगले 2 सालों में 2,50,000 को शामिल ना करो, बाकी सब चीजें वैसे ही रहने दो, तब भी यही होगा। तो अगर हम देखते हैं तो अब हमारा कितना हो जाएगा प्रॉफिट, $5 लाख का एडवर्टीजमेंट बचा है, तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 11,28,500, ठीक है। ये अगर हम मैनेजर के प्लान पे चलते हैं 3 साल के लिए, तो इतना हमें प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट फॉर 3 years। अच्छा, फिर उसके बाद वो आगे कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो, कैसा हो, देखते हैं। ये हमने अभी ये वाला पॉइंट है ना, कि अगर हम डिसाइड करते हैं मैनेजर पे, तो वो कह रहे हैं कि इफ द डायरेक्टर्स डिसाइड नॉट टू प्रोसीड विद द सेल्स मैनेजर, अब वो सेल्स मैनेजर की अगर बात नहीं मानते,
और they estimate that profit for the year ending 2019, 2020 and 2021, 5,22,000, 3,22,000 and 2,20,000। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम मैनेजर की बात नहीं मानते और हमारे हिसाब से प्रॉफिट ये हो, तो अगर हम डायरेक्टर्स के हिसाब से चलते हैं तो डायरेक्टर्स के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है 522, 322 और 220। तो दोनों में से बेटर कौन सा होगा? अगर हम डायरेक्टर्स के हिसाब से चलते हैं तो 522, 322 और 220। तो डायरेक्टर्स के हिसाब से जो प्रॉफिट होगा वो ये होगा, 522 प्लस 322 प्लस 220, $1,064,000। ठीक है, सब डॉलर में चल रहा है, तो मीन्स कि हमारा सेल मैनेजर ठीक है ना। सेल मैनेजर हमें 11,28,500 डॉलर का प्रॉफिट बता रहा है। और जो अगर हम अपने डायरेक्टर्स अपने हिसाब से देख रहे हैं तो 10,64,000 डॉलर का प्रॉफिट उसको हो रहा है। तो मीन्स कि अगर हम मैनेजर के हिसाब से चलते हैं तो जो एक्सेस प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 64,500 डॉलर हम ज्यादा अर्न करेंगे। इसको अगर हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 64,500 हम ज्यादा अर्न करेंगे अगर हम मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। ठीक है, तो अब वो आपसे रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि एडवाइज द डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड एक्सेप्ट द सेल्स मैनेजर प्लान, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहे हैं कि आप बताओ कि डायरेक्टर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए मैनेजर का प्लान या नहीं, तो आपको एडवाइस करना है। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा कह सकते हो कि if the company does not accept the sales manager proposal, then it suffer a loss or profit suffer a loss of $64,500। ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, और अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो प्रॉफिट होगा इतना ज्यादा। ठीक है, तो हमने सारी कैलकुलेशन कर ली। अपनी ओन वर्डिंग में आप लोग इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद वो आपको कह रहे हैं कि आगे जो है स्टेट 3 assumptions मेड व्हेन यूजिंग सीवीपी प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। हम इसको कब कब यूज करते हैं, इसकी assumptions क्या है? तो अगर हम इसकी assumptions में बात करें तो इसकी assumption में हमारे पास जो पहली assumption होती है हम सीवीपी के अंदर लेते हैं कि जितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे वो सब सेल करेंगे। ठीक है, एवरी यूनिट्स प्रोड्यूस इज सोल्ड, कोई हमारे पास एंडिंग नहीं बचेगा। ये हमारी assumption होती है इसके अंदर, एवरी यूनिट प्रोड्यूस इज सोल्ड। फर्स्ट assumption है, ये assumptions लिख रहा हूं मैं आप लोगों को, आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और assumption में क्या आ सकता है कि बिजनेस सेल ऑल इट्स प्रोडक्ट एट कांस्टेंट सेलिंग प्राइस। हमारी सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होती है, होती है तो वो सबके लिए होती है कांस्टेंट सेलिंग प्राइस। सेम कांस्टेंट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन द सेम, ये भी कांस्टेंट रहती है। 3 assumptions बोली थी ना उसने, वो 3 हो गई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। ठीक है, तो ये 3 assumptions है। assumptions में तो और भी हो सकती है कि फिक्स कॉस्ट इज टोटल रिमेन अनचेंज, जो टोटल में फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है आपकी। और अगर हम लास्ट रिक्वायर्ड की तरफ बात करते हैं कि लास्ट रिक्वायर्ड क्या है, स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीवीपी एनालिसिस। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? अगर हम एडवांटेजेस के ऊपर बात करते हैं, सीवीपी एनालिसिस जो आप लोगों का चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत से हम भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो आसपास के फ्रेंड्स में, अम्मी अबू को भी बोल दो, सबको बोल दो, पेरेंट्स को कि सर हुजैफा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काफी काफी ज्यादा वो स्ट्रगल करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, पूरा पूरा पास पेपर यार, पूरे
पूरे आप यूट्यूब उठा के देख लो, चैप्टर वाइज कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा होगा। पूरे पूरे 10 ईयर्स को सॉल्व करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों की मोटिवेशन होगी तो और ज्यादा करूँगा। अच्छा, तो इसके एडवांटेजेस में अगर हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस, मींस के हेल्प द मैनेजमेंट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, कैन बी यूज्ड टू शो द प्रॉफिट एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट एंड टू सेट टारगेट फॉर द अचीविंग प्रॉफिट, ठीक है। हम टारगेट प्राइस भी सेट कर सकते हैं और कितने यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, हम अपने ब्रेक इवन तक भी जा सकते हैं। मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी स्टैब्लिश्ड, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस में लिख देता हूँ मैं, हेल्प द मैनेजमेंट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छा, इसका सेकेंड एडवांटेज क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी स्टैब्लिश, कैन बी स्टैब्लिश्ड। एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने इसका क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चाहो तो इसकी पिक्चर भी ले सकते हो आप लोग, या तो बस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, मुझे बता देना। मैं लिंक भी इसका, पीडीएफ का, पीडीएफ पूरा का पूरा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन लास्ट भी पढ़ लिया करें। हर डिस्क्रिप्शन पे मैं बता रहा हूँ कि मैंने कौन कौन से ईयर जो है वो सॉल्व किए हैं। हर डिस्क्रिप्शन पे बता रहा हूँ, हर हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे बता रहा हूँ कि मैंने कौन कौन से पास पेपर्स के ईयर्स को सॉल्व किया है। अब ऑलमोस्ट जो है वो 2023 तक की हमने ये प्लेलिस्ट बनानी थी, तो इसमें 2018 तक तो पहुंच गए हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे मेरे ख्याल में ये 2020 में आया हुआ है, 2021 में है, ठीक है। और इसके अलावा जो है 21 में 2 दफा आया है, और 22 में भी 1 दफा आया हो। तो तकरीबन ऑलमोस्ट इसके 4 ईयर्स और हमें सॉल्व करने हैं। तो ये हमारी प्लेलिस्ट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो अब वो जो कमिंग 4 ईयर्स है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारे लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। देन हम इसके एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे, और फिर हम इसके एमसीक्यूज पूरे पास पेपर्स के 10 ईयर्स में जितने हुए आए हुए हैं उन सबको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों, अपना ख्याल रखना, सबको दुआओं में याद रखना, ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। अल्लाह हाफिज।